नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीजन। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई, तो अब तो नीतीश कुमार बिल्कुल ही नए अवतार में दिख रहे हैं। हम इसे इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि पहले दिन से ही भाजपा के दबाव में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और जैसी बातें कर रहे हैं, बिहार सरकार के आदेश जैसे निर्गत हो रहे हैं, वह भविष्य के लिए बहुत ठीक नहीं दिखता है। देखिए, कल ही मंत्रिमंडल सचिवालय ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने जिसके जिम्मे किसके जिम्मे है मंत्रिमंडल सचिवालय? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे है। उसने एक आदेश निर्गत किया कि महागठबंधन सरकार के 3 मंत्रियों, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल है, उनके द्वारा 1 अप्रैल 2023 से लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। साथ में रामानंद यादव, जिनके पास खान विभाग था, माइंस, और तीसरे ललित यादव, जिनके पास पीएचडी था, तीनों ही यादव। तो 1 अप्रैल 2023 से लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाए। देखिए, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें बख्शेंगे नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कुछ लोग गड़बड़ करने में लगे थे। तो अब ये तेजस्वी यादव, ललित यादव और रामानंद यादव, संयोग कहें कुसंयोग कहें, तीनों ही यादव, और मंत्रिमंडल सचिवालय ने सारे अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को कह दिया है कि समीक्षा के लिए फाइल उपस्थापित करें। हम समझना ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार का ये रौद्र रूप, इसके कई मायने भी हैं। यदि भाजपा के दबाव में लिया गया यह फैसला है, तो भाजपा ने सबसे पहले महागठबंधन सरकार में जेडीयू के जितने मंत्री थे उनको सभी को क्लीन चिट दिया है। नीतीश कुमार नहीं दिया, लेकिन वहां कोई गड़बड़ी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, आरजेडी कोटे से सिर्फ ये 3 मंत्री ही नहीं थे, कुल 15 मंत्री थे। तो 3 के खिलाफ जांच, और बाकी शेष यदि हम नाम भी ले लें, तेजस्वी यादव मंत्री थे, आलोक मेहता थे, तेज प्रताप यादव थे, सुरेंद्र यादव थे, रामानंद यादव थे, कुमार सरबजीत थे, ललित यादव थे, समीर कुमार महासेठ थे, चंद्रशेखर थे, अनिता देवी थी, जितेंद्र कुमार राय थे, समीम अहमद थे, शाहनवाज थे, सुरेंद्र राम थे, इसराइल मंसूरी थे। और देखिए, तेजस्वी के पास कई विभाग थे और बड़े विभाग, बड़े बजट वाले। यदि शिक्षा विभाग की बात छोड़ दें तो तेजस्वी के पास जो विभाग थे, देखिए, हेल्थ 16,966 करोड़ रुपए का बजट, पथ निर्माण 5,918 करोड़ रुपयों का बजट था, नगर विकास 9,709 करोड़ रुपयों का बजट था, और ग्रामीण कार्य 11,568 करोड़ रुपयों का बजट। तो अब तो जब समीक्षा का आदेश हुआ है और सम्राट चौधरी और विजय चौधरी ने जो तलखी ले रखी है, ये बचेंगे नहीं। और ये यदि मंत्री नहीं बचेंगे तो समझना ये है क्या पदाधिकारी बच जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे विभाग हैं जहां नीतीश कुमार की नाक वाले कई पदाधिकारी बैठे थे। मंत्री कोई नीतिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है क्या? वह तो मसला कैबिनेट में जाता है। और यदि गड़बड़ी हुई है तो आदेश किसने निर्गत किया? आदेश पर कलम प्राधिकारी का चलता है, न कि मंत्री का। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये एक बिल्कुल नई परंपरा की शुरुआत है बिहार में, और एक बहुत ही खराब परंपरा की शुरुआत है ये कि आप पिछली सरकार के आप हटे, नीतीश कुमार की ही उस सरकार के मुख्यमंत्री थे, वो सरकार उन्हीं के अधीन काम कर रही थी। और एक अगर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था हम लोगों ने वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया हुआ है शासन का, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत चलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। हालांकि अब उसको लेटर एंड स्पिरिट में माना नहीं जाता है, लेकिन कायदे से होना ये चाहिए है कि एक भी व्यक्ति की गड़बड़ी होती है तो पूरी सरकार इस्तीफा दे। और ये ब्रिटेन में हो चुका है। इसी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। तो जिस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे, उसी सरकार के आप चुनिंदा 3 मंत्रियों के विभागों के काम की समीक्षा करने जा रहे हैं। ये
प्रशासनिक रूप से, नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से एक गलत मामला है। अगर अगर नीतीश कुमार को ऐसे मूक दर्शक रहने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री थे, जी। तो उनकी नाक हम्म। के नीचे उनके मुख्यमंत्री रहते, अगर किसी विभाग में कोई गड़बड़ी हो रही थी तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, मंत्री की जिम्मेदारी तो बाद में जी। आती है। ये इतने बड़े विभाग आपने हम्म। बताए, इतने ज्यादा बजट वाले विभाग बताए, और इन विभागों की फाइल, कोई भी फाइल बिना कैबिनेट के अप्रूवल के तो नहीं मंजूर होती होगी, और कैबिनेट के मुखिया नीतीश कुमार बिल्कुल है, नहीं। तो फिर कैसे आप जिम्मेदारी से जी। बच जाएंगे? आप जिम्मेदारी से नहीं हम्म। बच सकते हैं। तो ये एक ऐसा अनसीन टेरेन है, एक ऐसा अंधकारमय क्षेत्र है जिसमें किसी को पता नहीं है कि घुसने के बाद क्या होगा, कहाँ पहुंचेंगे, किस ट्रैप में फंस जाएंगे, किस जी। जगह जाके फंसेंगे, ये हम्म। पता नहीं चलेगा। अभी उसमें सिर्फ एक एक संभावना हमको ये दिख रही है, जो हमने वो चिट्ठी देखी, आपने भेजी चिट्ठी, उसके बाद ही हम देखे उसको, हमको समझ आया। जी। तो अभी सिर्फ हम्म। समीक्षा के लिए फाइल मंगाई जा रही है। इसका मतलब कि हम्म। ये किसी न किसी लेवल पर एक दबाव की राजनीति का भी एक तरीका है कि दबाव की राजनीति करें, और जो सबसे बड़ा नेता है मुख्य जी। विपक्षी पार्टी का, उसके ऊपर तलवार लटकाएं। उसको सिर्फ डराने का हम्म। मामला है ये, अभी तक जो दिख रहा है। क्योंकि हम लोग आमतौर पर देखते जी। रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में सीधा विजिलेंस की इंक्वायरी लिख दी जाती है। तो अगर विजिलेंस की इंक्वायरी बिल्कुल। लिख दी जाती तो फिर मुकदमा दर्ज होता, एफआईआर होता, और फिर आपराधिक नजरिए से, एक आपराधिक मामला तलाशने के नजरिए से उसकी जांच होती। अभी विभागीय समीक्षा। अब तो यही हो रहा है ना अजीत जी, अब तो यही हो रहा है ना, समीक्षा होगी, गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। और मेरा सवाल तो वही है, क्या सिर्फ 3 मंत्री, तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव, तीनों यादव, बाकी जो 12 मंत्री आरजेडी के थे वे पाक साफ थे, उन्हें आपने क्लीन चिट दिया? क्या जेडीयू के तमाम मंत्री सभी साफ सुथरे थे? तो ये 3 मंत्री, और जो संचिकाएं अब उपस्थापित की जाएंगी, वहां गड़बड़ियां पकड़ी जाएंगी, सूंघी जाएगी। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर हुआ कि याद कीजिए अजीत जी, एनडीए सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे राम नारायण मंडल। तब सुशील कुमार मोदी ही डिप्टी सीएम थे, तबादला कर भाग गए, उन्हें खोजा जा रहा, और जब नहीं मिले तो मुख्यमंत्री ने आदेश निरस्त किया था। तब ऐसा कोई आदेश, ऐसी कोई समीक्षा या विजिलेंस जांच की बात नहीं हुई। फिर याद कीजिए 2020 में राम सूरत राय बने राजस्व भूमि सुधार मंत्री, उनके द्वारा किए गए तबादले भी निरस्त किए गए थे। याद कीजिए इसी महागठबंधन सरकार में आलोक कुमार मेहता राजस्व भूमि सुधार मंत्री, उनके द्वारा किए गए तबादले निरस्त किए गए। तो आलोक मेहता तो समीक्षा से बच गए, लेकिन तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव समीक्षा से नहीं बचे। तो ये एक इशारा है, और मुझे साफ साफ लगता है कि भाजपा के दबाव की राजनीति है, और आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये आपने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि ये भाजपा के ब्रांड की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले दिन से दबाव में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार इस जी। बार जब लौटे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में, तो तब से वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के बयान भी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। और जितनी तेजी से लोगों को पकड़ा गया, इंटेलिजेंस की और सेंट्रल एजेंसीज की भी मदद लिए जाने की खबर थी, जब विश्वास मत के पहले सेंट्रल एजेंसीज की भूमिका और राज्यों की एजेंसी की भूमिका, जिस तरह से विधायकों को पकड़ा गया, दूसरी पार्टियों के विधायकों को मनाया गया, तो वो एक तरह की राजनीति की हर तरह के उपाय करके और किसी तरह से हमको जीतना है, ये नीतीश कुमार के ब्रांड की पॉलिटिक्स नहीं है। नीतीश कुमार को कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी इसके पहले, जबकि इन तमाम चीजों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से करती रही है, हमेशा करती रही है। और अभी भी राज्यसभा चुनाव में कई जगह उसने जो अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे हैं, उनकी जीत के लिए इसी सब तरह के उपाय किए जाएंगे। तो भाजपा इस तरह के उपाय करती है। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार गई और मुख्यमंत्री का नाम आरोप पत्र में शामिल हो गया, ईडी के आरोप पत्र में। तो ये जैसे ही सरकार में आती है भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ, खासतौर से जो बड़े नेता हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश होती है, किसी न किसी तरह से उनको किसी न किसी मामले में उलझाने का प्रयास होता है। एक बार जब आप उलझा दीजिए तो भले कार्रवाई कुछ भी करिए, लेकिन वो फिर मामला लंबा चलता है। फिर जो दाग लगता है वो बहुत समय तक लगा रहता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव को सूट करता है कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हैं।
इस बात को ये बात हम्म, सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि प्रधानमंत्री का एक मेन जो जो प्लांक है, पोल का प्लांक जिसको बोलते हैं, जो एजेंडा है वो करप्शन का है, ईमानदारी का, अपने कि हम ईमानदार हैं जी, और विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हैं। हम्म, अभी तक आप देखिए तेजस्वी हम्म, यादव के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, उनके ऊपर निजी अपने काम को लेकर के कोई भी आरोप नहीं है। उनके ऊपर आरोप उनके हम्म, पिता के समय के हैं कि लालू यादव जब मंत्री थे, रेल मंत्री, तब उस समय बहाली की थी तो संपत्ति तेजस्वी यादव के पास है या आय से अधिक संपत्ति उनके पास है। 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे और उनके काम को लेकर के कोई जी, आरोप नहीं है। तो अब आप ये समझिए कि अब हम्म, ये दाग उनके ऊपर लगेगा, अगर ये आरोप, अगर अभी समीक्षा होती है, विभागीय समीक्षा होती है और उसके बाद किसी गड़बड़ी को पकड़ के देखिए, अगर समीक्षा के लिए फाइल बुलवाई जा रही है, मंगाई जा रही है, तो अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो पहले से पता होगी मुख्यमंत्री को, उनके सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनको पता होगी कि क्या गड़बड़ी हुई है इसमें। वो तो फाइल आते जी। ही पकड़ लेंगे, अगर कोई गड़बड़ी है तो पकड़ने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो तब क्यों नहीं रोकी गई इन गड़बड़ियों को, तब क्यों नहीं रोका गया? और वहां जिन जिन विभाग की बात हो रही है, वहां नीतीश कुमार के बहुत ही खास पदाधिकारी लोग बैठे रहे हैं, चाहे प्रधान सचिव की भूमिका में, चाहे अपर मुख्य सचिव की भूमिका में। वे कैसे बच सकते हैं कि मंत्री जी ने गलती कर दी और उन्होंने आदेश निर्गत कर दिया, या मंत्री जी ने जैसी मर्जी व्यक्त की वैसी संचिका बनाकर उपस्थापित कर दी? ये बड़ी बात है अजीत जी। हाँ, हाँ, तो ये तो है ही बड़ी बात। ये तो हम लोग पहले पहली लाइन से इस बात को कह रहे हैं कि बड़ी बात है, नई बात है बिहार के लिए, और राजनीतिक नैतिकता, प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था किसी के लिए अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है। अगर जो जी, हमने पहले जी, कहा कि नीतीश कुमार मूक दर्शक बन बैठे रहने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। अगर उनके नीचे उनका कोई मंत्री किसी हम्म, तरह की गड़बड़ी कर रहा था, तो ये उनके संज्ञान में कैसे नहीं आया? सबसे पहला सवाल तो उनके ऊपर उठेगा ना, उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी क्षमता जी, के ऊपर सवाल उठेगा। कि अगर बिल्कुल, आपको आपको पता नहीं चला कि आपका कोई मंत्री गड़बड़ी कर रहा है, तो आप किस हैसियत से वहाँ बैठे जी, हुए थे? आप किस मतलब आपकी क्या ईमानदारी की जो आप बात करते हैं, वो कैसे बची रह सकेगी अगर आपने देखा कि आपकी आँखों के सामने हुआ या आपने नहीं देखा? अगर आप नहीं देख पाए, जी, तो आपकी कार्य क्षमता पर सवाल है, और अगर आपने देखते हुए आँख बिल्कुल, मूंद लिया, तो ये आपकी ईमानदारी पर सवाल है। तो दोनों तरह से तो सवाल नीतीश हम्म, कुमार के ऊपर उठ रहे हैं, दोनों तरह से सवाल उनके अधिकारियों के ऊपर उठ रहे हैं। और हम लोग इसी प्रोग्राम में कई बार ज्ञानेश्वर जी चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की सरकार का कामकाज उनके पदाधिकारियों के जरिए चलता है। अधिकारी हैंडल करते हैं जी, तमाम चीजों को, और उन अधिकारियों को हैंडल किया जाता है सीएमओ से। वो अधिकारी, कई बार तो ऐसा बिल्कुल, होता है कि अधिकारी सीधे जवाबदेह होता है सीएमओ में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को या उनके सलाहकार को या उनको किसी तरह से। ये एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बना हुआ नहीं, है, अजीत जी अभी देखिए ना, बना अजीत हुआ है। जी अभी देखिए ना, अभी तेजस्वी यादव जब विधानसभा में भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने 3 प्राधिकारियों का नाम लिया कि मैं कोई फैसला लेना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था, चाहे बात रोजगार की हो या वेतन बढ़ोतरी की हो, रोजगार देने की हो। मुख्यमंत्री की ओर से कहा जाता था दीपक बाबू से बात कर लीजिए। जब हमने स्वास्थ्य विभाग में बहालियों की बात की, तो कहा गया कि एस सिद्धार्थ से बात कर लीजिए, प्रत्यय अमृत से बात कर लीजिए। तो डिप्टी सीएम को भी प्राधिकारियों से बात करनी होती थी, मुख्यमंत्री के कहे अनुसार, कि वे जब करेंगे, तो जब प्राधिकारी ही, और देखिए जो भी विपक्ष में रहा है बिहार में, चाहे वह बीजेपी, चाहे वो आरजेडी, बिहार में अफसरशाही है, यह आरोप लगाया जाता रहा है। देखिए, ये नीतीश कुमार के राज की सबसे बड़ी पहचान रही है कि उस नीतीश कुमार के हम्म, राज में 2005 के बाद से नेताओं की हैसियत लगातार कम होती है। नेताओं की बात कोई जी, अधिकारी नहीं सुनता है। यहाँ तक कि विधायकों और हम्म, मंत्रियों की बात जिले में बीडीओ, सीओ तक नहीं सुनते, कलेक्टर, एसपी तो छोड़ दीजिए। तो हम्म, सचिव क्या बात सुनेगा? जी, सचिव किसी को मंत्री बना दिए, सचिव बात नहीं सुनता था, क्योंकि एक बात उसको पता थी कि सरकार किसी की रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रहना है। तो उसकी सारी जी, लॉयल्टी, अधिकारी की सारी निष्ठा नीतीश कुमार के प्रति होती थी। तो अगर किसी हम्म, विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है, तो पहला ठीकरा, पहली जाँच तो उस अधिकारी की होगी, और जब अधिकारी की जाँच होगी हम्म, तो फिर मुख्यमंत्री सचिवालय और का भी के ऊपर भी आँच आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से डायरेक्टली मॉनिटर किया जाता था इन तमाम चीज़ों को। तो ये एक एक जी, बड़ा, एक ऐसा विशियस साइकिल है, दुष्चक्र जिसको बोलते हैं, एक ऐसा दुष्चक्र है कि जिसमें घुसने के बाद कौन फँसेगा, कौन बचेगा और ये कहाँ तक बात जाएगी, इसको कोई नहीं कह सकता, कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए हमने कहा कि अनसीन टेरेन है, जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है। चूँकि जी, बिहार में ऐसा नहीं होता रहा है, हम्म, और अभी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार जब एक परंपरा शुरू हो जाएगी, तो वो परंपरा कहाँ तक जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये कोई अमर होके नहीं आया है, ना कोई पट्टा लिखवा के आया है जीवन भर का सरकार में रहने का। जब आप सरकार से बाहर होंगे, जी, तो फिर जाँच की बात हो जाएगी।
अभी आपने पथ निर्माण लिखा, सिर्फ 1.5 साल तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे, उसके पहले लगातार पथ निर्माण का विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, तो उसकी जांच क्यों नहीं होगी? स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग विभाग भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, तो उसकी जी जांच क्यों नहीं होगी? फिर शुरू से जांच कराइए फिर, या तो इस विधानसभा में पिछले जो 3 सवा 3 साल बीते हैं, उसकी जांच कराइए सबकी। पथ निर्माण में भी अगर जांच, आप जी स्पेसिफिक एक पीरियड देख रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे हैं, जो 2023 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आप उस फाइनेंशियल ईयर को देख रहे हैं। अगस्त में नई सरकार बनी थी, अगस्त में नीतीश कुमार गए थे आरजेडी के साथ, अगस्त 2022 में। जी तो उस समय जो फाइनेंशियल 22 ईयर में चल रहा था, 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? उस फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं, इसका महीने तो रहे थे मतलब नीतीश ये भी तेजस्वी निकल यादव। रहा है ना जी। नहीं, इसका मतलब तो अजीत जी ये भी निकल रहा है ना कि 2022 के अगस्त महीने से लेकर मार्च 2023 तक आरजेडी के ये सारे मंत्री ईमानदार थे, बाद में भ्रष्ट बने। और देखिए, मैंने क्यों कहा कि नीतीश कुमार का रूप जो है वह दूसरा बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो पहले आदेश निर्गत हुआ कि बीजेपी के जितने विधायक हैं मंत्री वाले बंगले में थे, उन्हें खाली करा दिया। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने मुरव्वत कर दी, सारे जो पूर्व मंत्री हो गए थे बीजेपी वाले, उन्हें रहने दिया गया। पहली बात देखिए, यदि हम इतिहास पे जाए, चारा घोटाले की जांच को भी याद करें, तो ऐसा नहीं हुआ था कि सिर्फ मुख्यमंत्री लालू यादव जेल गए थे। तब तत्कालीन डेवलपमेंट कमिश्नर, तत्कालीन एएसडी के प्रधान सचिव और डायरेक्टर्स, तमाम प्राधिकारी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि तेजस्वी यादव ने गलती की है, रामानंद यादव ने गलती की है, ललित यादव ने गलती की है, तो उनसे कम कसूरवार प्राधिकारी नहीं है जो अब भी, क्या समीक्षा होनी है तो उन प्राधिकारियों के रहते हुए समीक्षा होनी चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये बार-बार हम लोग कह ही रहे हैं कि अधिकारियों का मामला आएगा, जब जब मंत्री आएँगे तो अधिकारियों की का भी मामला आएगा, और हम ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का भी मामला आएगा। कोई आदमी उसके दायरे से बाहर नहीं जी जाएगा। तो ये एक जो हमने पहली सबसे शुरू में कहा कि ये एक एक डराने-धमकाने की भी चीज़ हो सकती है। अभी देखना होगा हम लोगों को कि आगे इसमें क्या होता है। एक तलवार लटकाने की चीज़ होती बिल्कुल। है, जो कई बार भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें करती हैं कि तलवार लटका के छोड़े रहो। हम्म, जब समय आएगा तब उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस ट्रैप को नीतीश कुमार को हम्म, समझना चाहिए। अगर नीतीश जी कुमार तो कभी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। अगर इस बार वो कर रहे हम्म, हैं और किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, तो इस बात को उनको समझना चाहिए कि ये ट्रैप है, जिसमें कभी भी वो भी फँस सकते हैं। जी कभी भी उनके हम्म, ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जब आगे वो हट जाएँ और वो सरकार में नहीं रहे, तब इस बात की तो व्यापक जाँच हो ही सकती है ना कि उस समय जो अधिकारी थे और उस समय बिल्कुल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का सचिवालय था, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, तो वो सब लोग भी जाँच के दायरे में आ सकते हैं। और अब तो ऐसा है कि जी कोई भी एजेंसी जाँच करती है, मान लीजिए केंद्रीय एजेंसी के पास जाँच चली गई, फिर तो और मुसीबत होगी सबकी, फिर तो किसी की जान नहीं बचेगी। अगर स्टेट की जाँच तक मामला हम्म, रहता, तब तो मान लीजिए कि आपके हाथ में है, लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसी आ गई और केंद्रीय एजेंसियाँ जाँच किए जा रही हैं, बरसों तक उनकी जाँच चल रही है और बरसों तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होते रह रहे हैं, किसका नाम कब किस चार्जशीट में आ जाए। एक तो ये ऐसे ट्रैप में फँस जी रहे हैं, जिस ट्रैप से निकलने का रास्ता नहीं सूझेगा, और अपने भी तमाम लोगों को, हम्म, मुख्यमंत्री के जो जितने करीबी लोग हैं, वो सब लोग इसमें फँसते जाएँगे। अभी उसके पहले के मंत्रालयों की जाँच हो जाएगी, जो जेडीयू के मंत्री हैं, जेडीयू के जो मंत्री हैं, जी जिस तरह से ये मंत्री लोग काम कर रहे थे, उसी तरह से जेडीयू के मंत्री भी काम कर रहे थे। उनके यहाँ भी अधिकारी ही फाइल्स का निपटारा कर रहे थे। उनके खिलाफ भी तो जाँच हो सकती है। कोई नई सरकार आ जाए तो वो उनके खिलाफ जाँच बिल्कुल शुरू कर दे। और एक से एक कहानियाँ हैं। आप तो हम्म, बहुत ज़्यादा कहानी जानते हैं। हम लोग अभी दिल्ली में बैठे कहानियाँ सुन रहे हैं कि किस तरह से वहाँ टेंडर हो रहे हैं। 14-14, 15-15 बड़ी-बड़ी कंपनियों को छाँट करके, हटा करके और एक-एक कंपनी को काम दे दिया जा रहा है। एक ही कंपनी को सारे काम दे दिए जा रहे हैं, जी और वो मंत्रालय जेडीयू के मंत्रालय हैं। तो इन सब की जाँच हो जी जाएगी, और जाँच हो जाएगी तो फिर तमाम लोग फँसेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री के करीबी हों, मुख्यमंत्री के करीबी नेता हों, मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी हों। तब उस समय तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। एक तो नया नया ट्रैप हो गया ना, ये तो एक ऐसा ट्रैप हो गया जिसमें कोई भी फँस सकता है। तो ये जो है, और हम्म, सबसे पहले पता नहीं मुख्यमंत्री को अभी भी समझ में आए कि वो इस बात को विभागीय समीक्षा से, विभागीय जाँच से आगे नहीं बढ़ने दें, तब तो मान लीजिए फिर भी खत्म हो जाए जी मामला। लेकिन अगर विभागीय हम्म, जाँच से बात आगे बढ़ गई और कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हो गया, एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई, तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद ये तो बिल्कुल एक प्रशासनिक पहलू है, जो हम लोग जाँच का पहलू और उस पहलू को देख रहे हैं। इसके राजनीतिक पहलू भी हैं। उस राजनीतिक पहलू में जी तो जाति के आधार पर अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अगर बढ़ावा देती है, तो ये तो और गलत परंपरा की शुरुआत है।
आप एक कास्ट को टारगेट जी कर रहे हैं। अगर एक परिवार को पहले आप टारगेट करते थे कि चलिए प्रधानमंत्री कहते रहे कि परिवारवाद नहीं होने देंगे, परिवारवाद बहुत गलत है, तो एक परिवार को टारगेट करते थे। लालू यादव का परिवार टारगेट होता था। अब तो परिवार से आगे आप एक पूरी कास्ट को, पूरी जाति को टारगेट कर रहे हैं। आपने 3 जी ऐसे नेता चुने जो यादव समाज से हैं और उनकी जांच की, उनके विभागों के कामकाज की, उनके और आश्चर्य की बात, अजीत जी आश्चर्य की बात, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे, सुरेंद्र यादव ललित यादव लालू यादव के बहुत खास, तो ये तीनों तो जांच के दायरे में आ गए। तेज प्रताप यादव जांच के दायरे से बच गए। चंद्रशेखर जो विवादों में रहे, जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी भी की विधानसभा के भीतर, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा था, वे जांच के दायरे में नहीं आए। इसका मतलब उनका कुछ नहीं चलता था, जो वहां होता था वो के पाठ की करते थे। फिर देखिए आलोक मेहता, हमने कहा था ना कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, उनके तबादले निरस्त करने पड़े, लेकिन वे जांच के दायरे में नहीं आए। तो ये खेला जो है वो सजा दिया गया है भविष्य के लिए। बिल्कुल, और उसमें फिर परिवार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी मामला आ गया ना इसमें। परिवार में भी सबको पता है जी कि तेज प्रताप कई चीजों को लेकर के नाराज रहते हैं, परिवार के अंदर की पॉलिटिक्स से तेजस्वी यादव के करीबी लोगों से नाराज रहते हैं। उनकी एक अलग पॉलिटिक्स चलती है अपनी, जी उस पॉलिटिक्स में उनकी कोई हम्म, भूमिका आगे के लिए हो सकती है। आप देखिए, हम फिर अभी थोड़ा सा ध्यान दिलाएं, उत्तर प्रदेश में ऐसे देखिए, जो मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे प्रतीक यादव, उन प्रतीक यादव को और उनकी जी पत्नी को किस तरह से समाजवादी पार्टी से अलग करने की राजनीति हुई। अल्टीमेटली जो हम्म, दूसरी बहू है मुलायम सिंह यादव की, अपर्णा यादव, वो चली गई बीजेपी में, तो उनके लिए जगह बनाई जी गई। और मुकदमे जो हुए थे मुलायम सिंह यादव के समय, आय से अधिक संपत्ति के जितने मुकदमे थे, उसमें अखिलेश यादव के साथ साथ प्रतीक यादव और उनकी पत्नी वगैरह सब सब शामिल थे। लेकिन हम्म, सबको अलग अलग किया गया और एक परिवार के झगड़े का इस्तेमाल किया गया राजनीति के लिए। तो परिवार के अंदर के विवाद की भी आप देखिए, अगर अगर ये भी कहा जाता है कि परिवारवाद के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी और लालू परिवार के पीछे पड़ी है, तो तेज प्रताप के ऊपर भी होना चाहिए था। तेज प्रताप के विभाग की भी बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी समीक्षा नहीं हो रही है। हम्म, इसका मतलब कि उनको हम्म, उनको उनमें कुछ हम्म, संभावना देखी जा रही है आगे की राजनीति के लिए। इसी तरह से हम लोगों ने चर्चा की जी थी कि आलोक मेहता के नाम की बात यहाँ तक हो गई थी कि वो भी चले गए हैं रडार से बाहर, और से हाँ बाहर चले गए बिल्कुल हैं। जब ये बात हुई थी कि जी 5 कोयरी कुर्मी समुदाय के 5 लोग जो एमएलए हैं वो इधर-उधर हो रहे हैं आरजेडी से, तब आलोक मेहता का भी नाम आया था। तो इसका मतलब कि जी पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है कास्ट लाइन पर, ताकि उसको आगे इस्तेमाल कर सके। उस जो क्या इसको बोलते हैं, एक फॉल्ट लाइन होता है, इनर फॉल्ट लाइन होती है, हर पार्टी की पॉलिटिक्स में होती है। तो आरजेडी के अंदर एक जी फॉल्ट लाइन है कास्ट को लेकर के, कि दूसरी जातियां हमेशा हम्म, उपेक्षित महसूस करती हैं। तो उन जातियों को जो अपने को उपेक्षित महसूस करते रहे, उन जातियों के नेताओं को एक तरह का ये मैसेज देना कि तुम्हारे हम सरपरस्त हो सकते हैं, तुम्हारे लिए जगह इधर है। जी तो ये एक मैसेजिंग करना, हम्म, ये चुन करके, वही हम जिस राजनीतिक पहलू की बात कर रहे थे, हम लोग जो प्रशासनिक और पहलू की जो बात कर रहे थे, उसके साथ साथ एक राजनीतिक पहलू ये है कि बड़े सोच समझ करके जी एक ये दांव चला गया है। हालांकि इसको बिहार की हम्म, राजनीति के लिए हम लोग, या कहीं की राजनीति के लिए इसको अच्छा नहीं मानते हैं कि आप कास्ट लाइन पर किसी को आइडेंटिफाई करिए और उसको विक्टिम बनाइए, उसको परेशान करिए कास्ट लाइन पर, जो आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर सकता है। ये विक्टिमाइजेशन हम लोग जी देख रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, एक विक्टिमाइजेशन अल्पसंख्यकों का हम लोग देख रहे हैं, कई तरह से देख रहे हैं कि कहीं कोई मुकदमा हुआ नहीं कि हम्म, बुलडोजर चल गया, कोई मुकदमा हुआ नहीं कि पकड़ के, मुकदमा नहीं भी हुआ, सिंपल प्रदर्शन में लोग शामिल हुए तो वीडियो देख करके उनके ऊपर मुकदमा करो, पैसे वसूलने का नोटिस भेजो, घर पे बुलडोजर चलाओ। तो ये विक्टिमाइजेशन हम लोग देख रहे थे कम्युनिटी का। अब उस तरह का हम एक कास्ट का देख रहे हैं कि कास्ट का विक्टिमाइजेशन इस तरह से किया जा रहा है कि उसको पकड़ के और उसके खिलाफ एक राजनीतिक मकसद से कार्रवाई हो रही है, या कार्रवाई इनिशिएट करने की जी कोशिश हो रही है। तो ये तो बहुत खराब ट्रेंड है पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। और हम लोग अगर बीजेपी को छोड़ें, क्योंकि बीजेपी बैकसीट पर है, नीतीश कुमार कब से ऐसी पॉलिटिक्स करने लगे? नीतीश कुमार ने तो इस तरह की, नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत विंडिक्टिव व्यक्ति हैं और जिससे दुश्मनी मोल लेते हैं उसको निपटाए बिना छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वो तो पर्सनल बात जी होती है ना, निजी बातें होती हैं। कई बार निजी तौर पर किसी से आप आहत हो गए, आप नाराज हो गए, तो ऐसा कर रहे हैं। राजनीतिक मकसद के लिए इस तरह के काम नीतीश कुमार कब करने लगे? नीतीश कुमार का सभी नहीं, का याद स्वभाव कीजिए रहा। ना अजीत जी, अजीत जी याद कीजिए, अजीत जी याद कीजिए, जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही हटाया। और जब जीतन राम मांझी हटाए गए थे मुख्यमंत्री पद से, तो नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे फैसले हो रहे थे, कौन कौन सा खेल चल रहा था, लेकिन तब कोई समीक्षा और जांच का आदेश नहीं हुआ था। लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों में,
बदले हुए भाजपा के साथ चूंकि नीतीश कुमार है तो फैसले हो रहे हैं। देखिए, अभी भी आपने ठीक याद दिलाया, जीतन राम मांझी से बहुत नाराज थे नीतीश कुमार जब वो मुख्यमंत्री जी थे, और एकदम वो मानते थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब अब किस पर यकीन करे आदमी? ये मुख्यमंत्री की, ये नीतीश कुमार के शब्द थे जब वो मांझी को मुख्यमंत्री जी बनाने के बाद और परेशान हो गए थे तब। और अभी भी वो नाराज होते हैं, तो अभी हम्म, विधानसभा में कह रहे थे कि हमने इस मूर्ख आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नाराजगी होती है, उस नाराजगी, मैं स्वयं मूर्ख हाँ, था। मैं स्वयं मूर्ख था कि मैंने इस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जी तो ये सब बातें भी कहते हैं, लेकिन कोई विंडिक्टिव कार्रवाई नहीं हुई थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जांच करो, उसके फैसले को पलट दो। ये सब चीजें नहीं होती हैं, ये सब नीतीश कुमार नहीं करते थे। अब बीजेपी के साथ भी जी रहते थे, तब भी जब दूसरी बार भी बीजेपी के साथ लौटे 2017 में, तब भी उन्होंने 15 से 17 जो आरजेडी के साथ सरकार चलाई थी, उसमें किसी मंत्री के कामकाज की समीक्षा नहीं की थी। तब भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास बड़े विभाग थे, और तेज प्रताप के पास भी बड़े विभाग थे। कोई जांच नहीं हुई थी। अब क्या बदल गया? तो अब ये बदला है कि नीतीश कुमार पहले से कमजोर हो गए हैं, और एक किसी न किसी वजह से वो बीजेपी की बात मानने को मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए उस जी तरीके से, उस ब्रांड से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जिसमें कई ऐसे लोग भी फंस जाएंगे जिनको नीतीश कुमार बचाना चाहेंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो एक तो वो एक जी पहलू है ही, एक राजनीतिक रूप से भी बहुत खराब हम्म, मैसेज जाएगा। अभी भी लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी को भी सोचना चाहिए है कि एक तरफ वो यादव मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, उनका 30% 40% वोट हासिल करने के लिए 10 तरह के उपाय कर रही है। मोहन यादव के दौरे जी करा रही है, यादवों के सम्मेलन करा रही है, और दूसरी तरफ चुनाव के नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बना रही है। नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। नित्यानंद राय केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इतनी बड़ी जी जिम्मेदारी दी है। किसानों के साथ पंजाब में बात करने के लिए जो 3 मंत्री चुने गए हैं, उसमें एक नित्यानंद राय हैं। तो इतना बड़ा कद बना रहे हैं, आप एक जी तरफ ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ यादवों के अंदर जिस परिवार को लेकर के, जिन लोगों को लेकर के एक आत्मीयता का भाव है बिहार में, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, चुनिंदा कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इन जनरल आदेश होता कि पिछली सरकार में जो भी फैसले हुए हैं, उन सारे फैसलों की समीक्षा होगी, तो कोई बात नहीं थी। तब भी पता नहीं, जी तो ये ऑप्टिक्स के लिए भी हमको लग रहा है कि ये बहुत प्लान्ड वे में जानबूझ करके किया गया है, इसमें कोई अनजाने में नहीं हुआ है। ये अगर होशियारी से अगर मैसेज नहीं देना होता, तो क्या ज्ञानेश्वर जी दिक्कत थी कि आप कह दीजिए कि सभी मंत्रियों के काम की समीक्षा होगी, और उस समय आप जिसको बिल्कुल फंसाना होता उसको फंसाते, जिसको पकड़ना होता उसको पकड़ते कि भाई इतने विभागों की जांच हुई है, उसमें ये जी गड़बड़ी पकड़ी गई है। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने जनरलाइज नहीं किया इसको, आपने स्पेसिफिक किया, आपने चुनिंदा मंत्रालय बताए, चुनिंदा मंत्री बताए, और कहा कि इनके विभागों की हम जांच करेंगे। तो ये ऑप्टिक्स के लिए होता है कि आपने एक जबकि मैसेज। देखिए जी अजीत जी आपको हम याद दिलाते हैं अगस्त 2022 जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी उस रात को देखिए बीजेपी के 3 मंत्रियों के बारे में बहुत ही सरेआम चर्चे थे कि इन्होंने खूब कुछ किया है, बहुत कमाया है और बहुत तरीके की गड़बड़ियां की है। और जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो लालू यादव एक संदेश देना चाहते थे बीजेपी के मंत्रियों को दंडित कर, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए थे। मुझे याद है वो रात रात को नीतीश कुमार ने पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी को बुलाया था और वे अधिकारी पुलिस के बड़े पदाधिकारी पहुंचे सीएम के पास। फिर रात को बंद दफ्तर खुला उस बड़े पुलिस पदाधिकारी का। इसके बाद इतना हड़कंप मच गया था कि भाजपा कोटे के सारे मंत्री अपने बंगले को साफ कर रहे थे कि कहीं रात को पुलिस न पहुंच जाए और कहीं कोई छापेमारी न हो जाए। वे 3 तो परेशान थे ही। अब देखना होगा कि वे 3 जो है इस बार मंत्रिपरिषद विस्तार में शामिल किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। तब नीतीश कुमार ने यह नहीं किया था। अभी आपने देखा राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की ख्वाहिश थी कि 7वें उम्मीदवार को हम 6ठी सीट के लिए उतार देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए कि तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव के विभाग के निर्णयों की समीक्षा होगी। क्या इन तीनों से ही सबसे ज्यादा परेशान थे नीतीश कुमार? देखिए, ये नीतीश कुमार को एक बात और इस मामले में समझनी चाहिए ज्ञानेश्वर जी, कि ये उनके लिए जी रास्ता बंद करने की बात हो जाएगी। अभी कल ही लालू यादव ने कहा जी कि हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले रहते हैं हमेशा, और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का उनके लिए वह दरवाजा बंद हो जाए। इस बात को पता जी नहीं कैसे नीतीश कुमार और उनके सलाहकार नहीं समझ रहे हैं कि आप हम्म, लालू यादव पर तो जो आरोप लगाते रहिए, लालू यादव के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, पहले से 1997 से आरोप लगे हुए हैं, और उन आरोपों से वो बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं, अपने मुकदमे झेल रहे हैं, सजा काट रहे हैं।
लेकिन कोई पिता ये कैसे चाहेगा कि उसके बेटे के ऊपर भी आप उसी तरह से ट्रीट करें, उसके बेटे के ऊपर भी आप जबरदस्ती चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करके और आरोप लगाएं भ्रष्टाचार के। तो जो लालू यादव कह रहे थे जी कि दरवाजा खुला रहेगा, वो तो दरवाजा बंद भी कर सकते हैं ना अब, कि भाई आप अगर इस तरह से बिल्कुल। विंडिक्टिव कार्रवाई करेंगे चुन चुन करके और मेरे परिवार के सदस्यों पर, मेरे बेटे पर आप कार्रवाई करेंगे, तो ये हो सकता है कि बीजेपी की हम्म, रणनीति हो, बीजेपी ऐसा चाह रही हो कि ये दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद करवा दिया जाए। और अगर अगर घुस जी गए इस मामले में, अगर कोई एफआईआर हो गई, विभागीय जांच तक तो ठीक है, लेकिन विभागीय जांच के बाद अगर कोई एफआईआर हो जाती है और विजिलेंस को मामला जाता है, तो हम्म, आप देख लीजिएगा कि उसी दिन से बीजेपी ये मांग शुरू करेगी कि मामले की सीबीआई जांच हो, मामले की ईडी से जांच। हम्म, और जब अगर ऐसा हो गया, कोई आदमी पीआईएल लेकर के कोर्ट में चला जाएगा, आप देखिए इस पर कितनी कितनी जी संभावनाएं हो सकती हैं, कितनी चीजें हो सकती हैं। कोई आदमी पीआईएल लेकर के हम्म, कोर्ट में चला जाए कि सरकार खुद ही जांच करा रही है, इन विभागों की जांच सीबीआई से कराई जाए, फिर नीतीश कुमार के हाथ में क्या रह जी जाएगा? उन्होंने तो पंडोरा पंडोरा बॉक्स हम्म, खोल दिया। अब 6-7 मंत्रालयों की जांच के लिए अगर सीबीआई और कोई कोर्ट में हाई कोर्ट का जज बैठा है, वो सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दे, फिर सरकार क्या करेगी? फिर तो सीबीआई की जांच हो बिल्कुल। जाएगी, फिर तो नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। फिर तो उनके नियुक्त किए हुए, उनके बहुत चहेते, बहुत करीबी सारे अधिकारी जो आज सीनियर अधिकारी हैं, सब जांच के दायरे में आ जाएंगे। मंत्री तो आएगा ही, मंत्री जी तो आएगा, लेकिन सारे अधिकारी जांच के दायरे हम्म, में आ जाएंगे। और जितने लोगों ने काम किया है, जितने ठेकेदार हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब आप यकीन मानिए कि सब लोग जेडीयू से के नजदीकी वाले लोग रहे हैं, सब लोग बीजेपी से नजदीकी वाले लोग भी रहे हैं जो काम कर रहे हैं वहां। यहाँ बिहार के नहीं तो जी हैदराबाद के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के हैं, उन सब से कहीं ना कहीं करीबी है दूसरी पार्टियों की। फिर उन सब को हाँ कैसे नहीं, हटाएंगे? इसी सवाल पर हम आते हैं अजीत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अब स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी सरकार के फैसले से, मंत्री चाहे जो हो, फैसला विभाग करता है, सरकार करती है। तो यदि आप इस तरीके से फिर से, जिन्हें आपने काम दिया, जिन्होंने अपना निवेश आगे बढ़ाया, काम बढ़ाया, और अचानक से आप देखिए कल रात से ही लोग चिंतित हो गए हैं, क्या होगा पता नहीं। यदि चढ़ावे की परंपरा है तो क्या फिर से चढ़ावा चढ़ाना होगा? यह भी एक सवाल बाजार में चल रहा है। क्या इसके पीछे उद्देश्य यही है? तो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, जो आदमी बिहार में काम कर रहे हैं, जिन्होंने निवेश किया है, वे अपने को रोकेंगे। और फिर बिहार, आप जानते ही लोग ऐसे ही यहां पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं, अरे तो तो ये तो स्थिति पैदा होगी। आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो पूरा नोएडा का और ग्रेटर नोएडा का सारा रियल एस्टेट सेक्टर जो बर्बाद हुआ, उसके पीछे तो यही कारण था कि सरकारें बदली उत्तर प्रदेश में, और फिर जांच शुरू हो गई, समीक्षा शुरू जी हो गई फाइलों की, और फिर नए सिरे से चढ़ावा चढ़ाओ। अब इसकी सरकार आ गई तो फिर दूसरी सरकार आ गई, और पूरा रियल एस्टेट सेक्टर बर्बाद हो गया। सारे, लगभग सारे जो रियल एस्टेट के कारोबारी थे सब बर्बाद हो गए, और अल्टीमेटली कोर्ट के आदेश से, एनसीएलटी से, कोर्ट के आदेश से सब भारत सरकार की कंपनी एनबीसीसी को बनवाना पड़ रहा है। तो ये तो जब जब जी ऐसी जगह पर ये काम हो सकता है, तो बिहार में तो बहुत कम पूंजी लगी है, बहुत कम लोग आए हैं, जैसे तैसे लोगों को लाया गया है काम करने के लिए। तो उनमें अनिश्चितता हम्म, बैठ गई, उनके भीतर काम करने का। अब उनको एक परेशान किया जा सकता है किसी लेवल पर। मान लीजिए मकसद नहीं भी हो, तब भी इसमें कई लोग इस ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने पहुंच जाएंगे कि हम आपको बचवा देते हैं, हम आपको निकलवा देंगे, बिल्कुल। तो उस तरह की काम, हम्म, ब्लैकमेलिंग के काम शुरू हो जाएंगे। तो और अब उसके बाद जी ये हाथ में नहीं रह जाएंगे। हम यही बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि अगर समीक्षा, विभागीय समीक्षा किसी वजह से अगर करना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार ने किसी भी तरह से किया है, तो इसको विभागीय समीक्षा तक ही रोक देना होगा। अगर इसके आगे गए, जी कोई एफआईआर हुई, विजिलेंस जांच हुई, फिर सीबीआई ईडी की जांच से भी कोई नहीं बचेगा, और फिर पूरा इन्वायरमेंट, कामकाज बिल्कुल। का इन्वायरमेंट, शासन का इन्वायरमेंट सब खराब हो जाएगा, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। फिर जो जो स्ट्रीमलाइन जी हुई है पिछले 20 साल में बिहार में, कम से कम राजनीतिक अस्थिरता, स्थिरता जैसी भी रही हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर एक स्मूथ काम होता रहा है। ये पिछले 20 साल की परंपरा बिहार में रही है। वो सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, वो सब जी बिगड़ के और केओस वाली स्थिति हो जाएगी, एकदम एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी सारी चीजें। तो उस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए, उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। नीतीश कुमार को अपनी निजी छवि का भी ध्यान रखना चाहिए है, अपनी राजनीति का भी ध्यान रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी राजनीति का ध्यान रखना चाहिए है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की हम चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करेंगे, उसमें फिर आप अगर दूसरे के जी लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो किसी भी समय उसमें गिर सकते हैं आप। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, बिहार की जैसी बिल्कुल। राजनीतिक दशा है, किसी की अभी पूर्ण बहुमत की सरकार हाल फिलहाल में आती हुई हमको नहीं दिख रही है। ये 3 पार्टियां ही रहेंगी, और इन 3 पार्टियों के गठबंधन में सरकारें बदलती रहेंगी। फिर कौन सी सरकार किसके ऊपर दबाव डाल के किसकी जांच शुरू करा देगी, ये तो एक ऐसा विशियस साइकिल है जो बार बार हम कह रहे हैं कि दुष्चक्र बन रहा है, जिसमें सारी व्यवस्था फंस जाएगी। नीतीश कुमार, उनके करीबी जी लोग, उनके करीबी अधिकारी, उनके पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता,
जी। उनके भी करीबी अधिकारी सब फंस जाएंगे। जो अधिकारी दिल्ली चले गए हैं उनकी भी फाइल खुल सकती है। कागज तो कभी मरता नहीं, हम लोग आ गया, बिल्कुल। कागज कभी नहीं मरता। हुँ, जब 2004 से जी, 2009 तक रहे थे रेल मंत्री लालू यादव, और उसका मुकदमा आज झेल रहे हैं वो उस 9 में हटने के बाद 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद कौन-कौन झेलेगा, ये सोचना चाहिए है बीजेपी के भी नेताओं को। क्योंकि 15 साल के बाद तेजस्वी यादव बिल्कुल। बूढ़े होकर के रिटायर नहीं होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की 30 साल की हुँ, पॉलिटिक्स अभी बाकी है, 30 साल से ज्यादा की पॉलिटिक्स अभी बाकी है, और न उनका जी, राजनीतिक आधार कम होने जा रहा है अभी तुरंत। तो आप एक हुँ। ऐसी ऐसी परंपरा शुरू कर रहे हैं जिसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, राज्य के लिए भी, शासन व्यवस्था के लिए भी, राजनीति के लिए भी, और इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों के लिए। तो ठीक है, तो देखिए हमने आज समझने की कोशिश की कि बिहार में कैसे बदले की राजनीति शुरू हुई है और क्या-क्या हो रहा है। देखिए, यह बात सिर्फ समीक्षा भर नहीं रहनी है, इसके राजनैतिक और प्रशासनिक, और यदि समीक्षा में गड़बड़ी पकड़ी गई, तो सिर्फ तेजस्वी रामानंद यादव और ललित यादव पर ही गाज नहीं गिरेगी, नीतीश कुमार की नाक के नीचे बैठे पदाधिकारी, यदि जेल कोई भी गया, तो फिर जेल ये भी जाएंगे, और इस पर हमें नजर रखनी होगी। आज के लिए इतना ही। चलते-चलते हमारे दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।